Namaste everyone. So you all can see on the screen that what is the topic of today I am going to talk about. The topic is British literary ages in chronological order along with their corresponding years. So I am going to talk about the most important, although it is very basic for all the students of British literature, whether they are in academics or whether they are preparing for any kind of examinations related to the British literature. This is going to be the most helpful videos. This is just to the point series. You will be learning what is important about this video, and after this video what are the topics going to be most important for you related to the ages. So there's no need to tell the importance of it because जितने भी जो ages हैं इतने बेसिक हैं कि वी जनरली अंडर एस्टिमेटेड कि एजेस हम याद नहीं करते हैं. बट let me tell you कि if you remember these ages in chronological order, there are so many questions you can solve yourself just after you just guess them. जस्ट गेस करके भी आप आंसर कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप कर सकते हैं. एंड all British literature, the whole British literature, it starts from here. Why? Because as in our Indian history, जैसे हमारे भारतीय हिस्ट्री में there are the ages divided for our cultural development, like ancient history, medieval history and modern history. वैसे ही British literature जो है इसका लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इन एजेस में डिवाइड किया गया है और इन एजेस के थ्रू ही जितने भी राइटर्स जितने भी पोएट्स हम पढ़ते हैं वो सब इन्हीं विद इन दीज एजेस आते हैं. इन एजेस में भी बहुत सारे सब एजेस डिवाइडेड हैं दैट आई विल बी टॉकिंग अबाउट व्हेन आई विल बी टेकिंग द डिटेल वीडियो ऑफ द पर्टिकुलर एजेस स्पेसिफिकली. तो जब मैं एज वाइज आपको टू द पॉइंट सीरीज यू विल बी गेटिंग रेगुलरली फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो, तो आपको वो मिलती रहेगी टू द पॉइंट सीरीज़ में. और तब तक आपको क्या करना है कि इसमें कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखनी है. सो बातें बहुत हो गई, अब देर नहीं करते हुए शुरू करते हैं कि आपको याद क्या रखना है और समझना क्या क्या है. दिस नथिंग टू अंडरस्टैंड मोर अबाउट इट. बस आपको ये याद रखना है कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ब्रिटिश लिटरेचर, नॉट अबाउट द अमेरिकन और ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर or any other literature. Whenever we talk about the British literature, first we see this कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जो कि इंग्लिश ऐसा तो था नहीं कि इंग्लिश पहले ही शुरू हो गई थी ऐसे ही जैसे आज हम बोल रहे हैं. ऑफ कोर्स नॉट. इंग्लिश जो पहले थी वो अलग थी, आज की अलग है. मेडिवल एजेस में अलग हो गई थी. तो ओल्ड इंग्लिश का आपको ड्यूरेशन याद रखना है, दैट इज़ फ्रॉम द 450 टू 1100. इसकी एज है. अब इस एज में जो वर्क्स लिखे जाते थे, वो कैसे वर्क्स थे? ऐसे एपिक पोएम होती थी, ट्रेजेडीज़ लिखी जाती थी उस एज में. और ग्रेट पोएम्स लाइक एनोनिमस वर्ड्स से बेवुल्फ है और भी बहुत सारे हैं. तो ये मैं डिटेल वीडियो में बताऊंगी. ओल्ड इंग्लिश से अब क्वेश्चन उतने ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, कुछ बेवुल्फ वगैरह एक दो वर्ड्स हैं जो पूछ लिए जाते हैं. देन कम्स द मिडिल इंग्लिश पीरियड. द ड्यूरेशन ऑफ दिस इज़ 1100 टू 1500. इसी में आते हैं 1500 के अंदर ही आते हैं आपके जेफरी चौसर, जिसको हम एज ऑफ चौसर भी कहते हैं. मिडिल इंग्लिश को एज ऑफ चौसर भी कहा जाता है क्योंकि चौसर ने लिखी थी एक अपनी पोएम जिसका नाम था द कैंटरबरी टेल्स. ठीक है, कैंटरबरी टेल्स के लिखने के बाद ही इस एज की शुरुआत इंग्लिश को लेकर के बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई थी, क्योंकि उसके पहले जो इंग्लिश थी वो उतनी ज़्यादा डेवलप्ड नहीं थी, उतनी ज़्यादा पॉपुलराइज नहीं थी लोगों के बीच में.
लेकिन कैंटरबरी टेल्स लिखने के बाद ये ज़्यादा फेमस होने लगी थी। मिडिल इंग्लिश से क्वेश्चन जेफरी चौसर से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं और जेफरी चौसर के कुछ कंटेम्प्रेरी भी हैं जिनको मैं अगेन डिटेल वीडियो में बताऊंगी आपको। टिल देन नेक्स्ट है रेनेसेंस। रेनेसेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल द ब्रिटिश लिटरेचर्स एजेस। क्यों? क्योंकि रेनेसेंस में रेनेसा एज द नेम डिपिक्ट्स की स्टार्ट माना जाता है हमारा 1500 to 1650। लेकिन रेनेसा जो है इसमें जितने भी काइंड्स के पोइट्री, ड्रामा, सोनेट्स, प्लेज जितने भी थे इस एज में बहुत ज़्यादा फ्लोरिश किए थे, इनका इमर्जेंस हुआ था रेनेसेंस में। रेनेसेंस में ही विलियम शेक्सपियर का भी जन्म होता है और जॉनसन भी आते हैं, यूनिवर्सिटी विट्स भी आते हैं। तो इन सब के लिए इस एज को जानना बहुत ज़रूरी है, इसका ड्यूरेशन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट कम्स द अच्छा रेनेसेंस के बाद और सारी कैरोलिन है, एज ऑफ मिल्टन है, तो इन सब को कंबाइन कर दिया गया है रेस्टोरेशन एज में। आप इसे याद रखेंगे रेस्टोरेशन एज को। रेस्टोरेशन एज का मतलब क्या है? रीस्टोर करना। मतलब रेनेसेंस में जो चीज़ें रेनेसेंस में क्या कुछ क्लासिक चीज़ें शुरू हो गई थी, जैसे एक चीज़ और ये भी याद रखिए, जैसे ओल्ड इंग्लिश जो था इसमें सीरियस चीज़ें थी, मिडिल इंग्लिश में कॉमन लोगों की बातें शुरू हो गई, देन रेनेसेंस में अगेन कुछ क्लासिकल चीज़ें शुरू हो गई, जैसे कि अलग अलग काइंड ऑफ पोइट्री शुरू हो गई, क्लासिकल वर्क्स लिखे जाने लगे थे, लोगों पे ध्यान दिया जाने लगा था, तो बहुत हाई लेवल की चीज़ें हो रही थी रेनेसेंस में। देन रेस्टोरेशन में क्या हो गया? रेस्टोरेशन में चीज़ें थोड़ी लाइट वेटेड हो गई, इसमें कॉमेडी आ गई, फिर मिल्टन की एक पैराडाइज लॉस्ट भी आ गई थी, तो रेस्टोरेशन एज भी इम्पॉर्टेंट है। देन अगस्टन एज और एज ऑफ पोप है। अलेक्जेंडर पोप जो कि द बेस्ट क्रिटिक माने जाते हैं, तो अलेक्जेंडर पोप को अगस्टन एज और नियो क्लासिकल एज भी कहा जाता है, क्योंकि रेस्टोरेशन में तो बहुत लाइट वेटेड चीज़ें शुरू हो गई थी, जैसे कि कॉमेडी भी शुरू हो गई थी रेस्टोरेशन एज में। लेकिन अगस्टन एज में क्या हुआ था कि जो पोप थे, पोप एक बहुत बड़े पोएट थे जिन्होंने क्या किया था कि उन्होंने ये डिसाइड कर दिया था कि अब जो पोइट्रीज लिखी जाएंगी वो पुराने सारे ट्रेडिशंस को सारे ट्रेडिशन को ब्रेक कर दिया उन्होंने बोला कि पोइट्रीज का एक पर्टिकुलर फॉर्म होगा, देयर विल बी अ पर्टिकुलर फॉर्म एंड मीटर एंड राइमिंग स्कीम एंड द पर्टिकुलर डिक्शन, तभी पोइट्री लिखी जाएगी। उन्होंने एक नया रूल एंड रेगुलेशन शुरू कर दिया इन पोइट्री, तो इसीलिए that age was named as the name of Alexander Pope. So restoration is age of Pope, ये सेम ही है, आप इसको भी याद रखेंगे। Then comes the अगस्टन एज। अगस्टन एज में भी पोप को माना जाता है, और अगस्टन एज और एज ऑफ जॉनसन, एज ऑफ सेंसिबिलिटी, ये सारे अराउंड एक ही एजेस ऐसे माने जाते हैं। एज इसी एज में आते हैं ड्राइडन, डन, मिल्टन, ये सभी लोग आते हैं इसमें। देन रोमांटिक एज आता है। रोमांटिक एज देयर विल बी नो एनी स्टूडेंट जिनको विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में नहीं पता होगा, जिन्होंने शैली और कीट्स के बारे में नहीं सुना होगा, ये सारे हमारे आते हैं रोमांटिक एज में। तो रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है 1798 से। वेदर इट इज़ रिटन हियर 1780 बट एग्जैक्टली जब विलियम वर्ड्सवर्थ हु वॉज अ रोमांटिक पोएट he wrote his lyrical ballad kind of poem, उन्होंने लिरिकल बैलेड अपनी पब्लिश की थी, जब लिखी थी तब से मानी जाती है एक्चुअल बिगिनिंग ऑफ द रोमांटिक पीरियड। तो रोमांटिक पीरियड इज ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन कम्स द विक्टोरियन पीरियड। विक्टोरियन पीरियड इज नोन फॉर स्पेशली फॉर द नॉवेल्स, क्योंकि विक्टोरियन पीरियड जो था, अब धीरे धीरे जो मिडिल इंग्लिश में विक्टोरियन जो एज था उसमें क्या हो रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो लोगों की सोच भी थोड़ी, अब क्या हो रहा था, लोअर क्लास के लोगों का बहुत एक्सप्लॉयटेशन होता था, अमीर अमीर हो रहे थे एंड गरीब गरीब होते जा रहे थे,
और छोटे छोटे बच्चों का चाइल्ड लेबर करवाया जाता था। तो ये सब बहुत सारी जो एविल्स थी विक्टोरियन पीरियड में शुरू हो गई थी। इसी को ले करके बहुत सारे नॉवलिस्ट ऐसे थे जो कि द कंटेम्प्रेरी नॉवलिस्ट ऑफ विक्टोरियन एज वो क्या करते थे कि अपने नॉवेल्स में उसको पोर्ट्रे करते थे, उसको शो करते थे, उसको दिखाते थे कि करंट सिचुएशन को दिखाते थे। और उस समय इतने सारे नॉवलिस्ट हुए थे जैसे कि डिकेंस थे, हार्डी थे और जेन ऑस्टिन थी। ये सब कंटेम्प्रेरी नॉवलिस्ट थे विक्टोरियन पीरियड के जो कि लिखते थे। और इसीलिए इतने ज़्यादा नॉवलिस्ट हुए थे विक्टोरियन पीरियड में कि उसको विक्टोरियन पीरियड को जनरली नॉवेल्स के नाम से भी जाना जाता है। देन कम्स द एडवर्डियन, किंग एडवर्ड के शासन का जो है टाइम उसको कहा जाता है एडवर्डियन पीरियड। देन आप मॉडर्न एज, मॉडर्न पीरियड तो देयर इज नो नीड टू टेल अबाउट कि मॉडर्निस्ट पीरियड जो है हमारा वर्ल्ड वॉर जो है उस टाइम ड्यूरेशन का है। और पोस्ट वॉर पीरियड जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का है। एंड कंटेम्प्रेरी पीरियड विच इज़ स्टिल रनिंग तो अभी है। तो अभी क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? क्वेश्चंस आते हैं मोस्टली क्वेश्चंस जो कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कैरेक्टर्स के क्वेश्चन आते हैं विक्टोरियन एरा से। आप ये सब चीज़ें नोट करते जाइएगा कि कौन से ड्रामा में कौन सा कैरेक्टर है। ये सब चीज़ें जो है विक्टोरियन से ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें इतने ज़्यादा नॉवेल्स हुए थे और कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा थे। रोमांटिक पीरियड से जनरली आपको क्या पूछा जाता है? रोमांटिक पीरियड से इसमें कुछ लाइंस दी जाएंगी, आपको पोएम्स दी जाएंगी और बताना होगा कि ये कौन सी पोएम है एंड हु हैज़ रिटन दिस पर्टिकुलर पोएम। ये रोमांटिक पीरियड से पूछा जाता है। अलेक्जेंडर पोप का कुछ क्रिटिकल लाइंस दी जाएंगी आपको। अगस्टन एज, सेंसिबिलिटी और रेस्टोरेशन, ये मिल्टन और एज ऑफ पोप और जॉनसन, ये तीनों की जो एजेस हैं, रेस्टोरेशन, अगस्टन और सेंसिबिलिटी, इन तीनों से आपको पूछे जाते हैं जनरली ऐसे क्वेश्चन जो क्रिटिकल वर्क्स दे दिए जाएंगे, कुछ लाइंस दे दी जाएंगी एंड यू विल हैव टू टेल द एग्जैक्ट राइटर ऑफ दैट पर्टिकुलर लाइन। जॉन मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क। देयर आर सो मैनी क्वेश्चंस अराउज फ्रॉम दैट कि पैराडाइज लॉस्ट कब लिखी गई थी, कितने कैंटोज में लिखी गई थी, ऑल अबाउट दिस। मिडिल इंग्लिश पीरियड से जेफरी चॉसर को पूछा जाता है, ओल्ड इंग्लिश से उतने नहीं पूछे जाते हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। और देर आर सो मैनी थिंग्स टू टेल अबाउट दिस बट द वीडियो इज़ गेटिंग टू लॉन्ग सो आई एम जस्ट स्टॉपिंग दिस हियर। आई एम गिविंग यू द टाइम टू टेक द स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एंड after this you will be getting more and more videos about the complete English literature, British literature, or do let me know in the comment section which is the topic you did not understand well. I will definitely work on that. and क्योंकि फ्लो में कभी कभी मैं कुछ चीज़ें स्किप भी कर देती हूँ तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आपको समझ में आया या नहीं आया और विच इज़ द नेक्स्ट टॉपिक द यू वांट द वीडियो ऑन। I will definitely work on that. आज के लिए